नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम उस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं जो समस्तीपुर जिले में है और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से एक है। और खास बात यह है कि इस सीट से विधायक हैं नीतीश सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता जो हैं वो इस सीट से विधायक हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बातें कर रहा हूं विजेंद्र कुमार चौधरी की, और जब उनकी बात हो रही है तो आप ये भी समझ गए होंगे कि आज मैं जिस सीट को स्कैन करने जा रहा हूं उसका नाम है सराय रंजन। सराय रंजन विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर जो पहला चुनाव हुआ था वो 1967 में हुआ था और रामविलास मिश्रा यहां के पहले विधायक बने थे। अगर आप सराय रंजन विधानसभा सीट को स्कैन करें तो आपको दिखेगा कि यह समाजवादियों का गढ़ रहा है। सोशलिस्ट विचारधारा यहां प्रवाहित होते रही है और जीत भी उन्हीं के खाते में ज्यादा है। कांग्रेस के नाम सिर्फ एक जीत है, वो भी 1985 में। तो न शुरुआती सालों में उसको जीत मिली, बीच में एक बार 1985 में उसको एक बार यहां पर सफलता मिली, 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उसके बाद जो एक सहानुभूति की लहर थी तो 1985 में कांग्रेस को इस सीट पर जो है कामयाबी मिली और रामाश्रय ईश्वर तब चुनाव जीते थे कांग्रेस के चुनाव निशान पर। अब अगर आप देखिए कि जनसंघ को भी यहां पर सिर्फ एक बार कामयाबी मिली है, भारतीय जनसंघ को, वो 1972 की बात है। और उसके बाद आप जो बाकी देखते हैं वहां आपको सिर्फ सोशलिस्ट ही दिखेंगे। कुल 14 चुनाव सराय रंजन में हुए हैं तो कांग्रेस 1, भारतीय जनसंघ 1 और सोशलिस्ट पार्टियां 12 बार, जिसमें एसएसपी 2 बार, जनता पार्टी 2 बार, जनता दल 2 बार, आरजेडी 3 बार और जेडीयू भी 3 बार। तो अब तो यहां सोशलिस्ट पार्टियों के बीच ही मुकाबला होता हुआ दिखता है और आरजेडी और जेडीयू के बीच में ही मुकाबला हो रहा है। तो यहां पर आप देखिए कि अगर आप सर्वाधिक जीत की बात करें कि किस प्रत्याशी ने जो है सबसे ज्यादा बार सराय रंजन का प्रतिनिधित्व किया है तो वो नाम है रामविलास मिश्रा का। वो 4 बार यहां से चुनाव जीते हैं, 1967, 1969, 1980 और 1990 में। और दूसरे स्थान पर हैं विजय कुमार चौधरी जो कि 3 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। यहां के आखिरी 3 चुनावों की हम चर्चा करें तो यहां पर आपको सिर्फ जेडीयू और जेडीयू ही दिखेगा। 2010 में विजय कुमार चौधरी ही उम्मीदवार थे, तब उनको 45.45% वोट आया था और उन्होंने आरजेडी के रामाश्रय सहनी को शिकस्त दी थी जिन्हें 30.66% वोट आए थे। कांग्रेस से आभास कुमार झा प्रत्याशी थे जिनको कि 7.29% वोट आए थे। तो विजय कुमार चौधरी 17,557 वोटों से चुनाव जीते थे। 2015 में महागठबंधन बना तो गणित और भी विजय कुमार चौधरी के फेवर में चला गया। वो परिणाम में भी दिखा। तब जो विजय कुमार चौधरी हैं उनका मत प्रतिशत 45.5% से बढ़कर जो है वो 53.23% तक पहुंच गया। और तब जो है यहां से बीजेपी ने रंजीत निर्गुणी को चुनावी मैदान में उतारा था, उनको 30.88% वोट मिले। तीसरे स्थान पर नोटा चला गया था, चौथे पर जेएमएम था और ललन कुमार ईश्वर जिनको कि 3,565 वोट तब आए थे। फिर 2020 आता है तो परिस्थितियां बदल गई थी। जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ गया था और सामने एक नया महागठबंधन बन गया था जिसमें आरजेडी के साथ कांग्रेस और लेफ्ट की सारी पार्टियां शामिल थी। तो राजनीतिक परिस्थिति तो बदली लेकिन सराय रंजन में परिणाम नहीं बदला।
विजय कुमार चौधरी एक बार फिर से चुनावी मैदान में थे और तब उनको 42.5% वोट आए। आरजेडी ने इस बार अरविंद कुमार सहनी को अपना प्रत्याशी बनाया और वो बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। उनको 40.4% वोट आए, मतलब हार जीत का मार्जिन 2.1% वोट ही रह गया। और एलजेपी ने यहां से आभाष कुमार झा को उतार दिया था, क्योंकि जेडीयू जहां वहां एलजेपी, 2020 की यही कहानी। तो आभाष कुमार झा जो है 6.61% वोट लाने में कामयाब होते हैं। जो वोट आभाष कुमार झा ने लाए तो उसका नुकसान विजय कुमार चौधरी को उठाना पड़ा और जो जीत का मार्जिन है वो बहुत सिमट गया, सिकुड़ गया। 3624 वोटों से ही वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए। लेकिन अब जब लोकसभा का चुनाव हुआ और एलजेपी जो है एनडीए का हिस्सा बन गया, इनफैक्ट एलजेपी यार, तब जब परिणाम आया है तो यहां से नित्यानंद राय जो हैं वो 19,442 वोटों से लीड करने में कामयाब हुए हैं लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन नित्यानंद राय के साथ जो एक बात होती है कि उन्हें यादव वोटों का भी एक बड़ा हिस्सा मिल जाता है। तो अब इस बार देखते हैं कि चूंकि पिछले बार कांटे का मुकाबला हुआ है तो इस बार क्या होगा। तो देखिए यहां पर दावेदारों की कमी नहीं है। जेडीयू से तो कंफर्म है कि विजय कुमार चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे, अगर वो नहीं लड़ें तो उनके बेटे लड़ेंगे, लेकिन संभावना तो पूरी की पूरी यही है कि विजय कुमार चौधरी ही यहां से जेडीयू के प्रत्याशी होंगे। आरजेडी की जहां तक बात है तो अरविंद कुमार सहनी ने पिछली बार जो है बहुत कड़ा मुकाबला किया है, नेक टू नेक फाइट थी, तो उनकी दावेदारी भी स्वाभाविक रूप से यहां पर जो है वो बनती है। लेकिन एक वीआईपी भी इस सीट पर जो है दावेदारी करते हुए दिख रही है, क्योंकि यहां पर जो मल्लाह वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है और उनको जो है कुणाल कुमार जो है उनके प्रत्याशी हैं, वो यहां पर जो है यात्राएं भी उन्होंने की हैं, वो दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं, वीआईपी से वो प्रत्याशी हैं। तो अब देखना यह है कि महागठबंधन से कौन सा दल जो है यहां पर अपना प्रत्याशी देता है। रंजीत निर्गुणी भी प्रयास में हैं कि उनको टिकट मिले और आरजेडी से आभाष कुमार झा भी चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। आभाष कुमार झा 2010 में कांग्रेस प्रत्याशी थे तो 2020 में एलजेपी के प्रत्याशी थे, इस बार वो आरजेडी के प्रत्याशी होना चाहते हैं। तो अब जो नेतृत्व है उसको फैसला लेना है। पहला फैसला तो ये कि सराय रंजन से विजय चौधरी के खिलाफ आरजेडी चुनाव लड़ेगा या वीआईपी चुनाव लड़ेगी, और जो भी लड़ेगा तो प्रत्याशी कौन होगा। अगर आप यहां के जातीय समीकरण की तरफ देखें तो यहां पर आपको जो एससी वोटर्स हैं वो 19.14% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 10.4% हैं, यादव वोटर्स 14 से 16% हैं। तो आपको दिखता यह है कि 24.5 से 26.5% का एमओवाई का इक्वेशन बनता है। राजपूत 4 से 4.5% हैं, भूमिहार 3 से 3.5% हैं, ब्राह्मण 11 से 12% हैं। तो सामान्य जाति के वोटर 18 से 20% के बीच हुए। कुशवाहा यहां 6 से 7% हैं और कुर्मी 5 से 5.5%। तो अगर आप देखिए तो कोयरी और कुर्मी मिलाकर 11 से 12% का वोट बनता है। वैश्य वोटर्स की संख्या यहां बहुत अच्छी है, 10 से 11%। तो जो एनडीए को जो जातियां वोट करती हैं उनका हिस्सा 39 से 41% के आसपास पहुंचता है। अब जो आप देखते हैं कि इसमें मल्लाह वोटर्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि मल्लाह वोटर्स जो हैं वो 5.5 से 6.5% के आसपास जो है वो सराय रंजन में हैं, तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो अब यहां पर जो सराय रंजन है उस पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। महागठबंधन की दिली ख्वाहिश है कि वो जो है विजय कुमार चौधरी को
बेहतर रणनीति के साथ घेरे। तो क्या ऐसा कर पाने में महागठबंधन सफल हो पाएगा? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।